बात करूं तो आपका एनसीएलटी वाला कोर्स में 5 तारीख से पहले कवर करूंगा हर हालत में, ठीक है। चलिए तो अगर बात करें एनसीएलटी को लेकर लास्ट टाइम डिस्कशन करनी थी पोस्ट वैलिड पीरियड को लेकर, हां पोस्ट वैलिड पीरियड उस वैलिड पीरियड को लेकर लास्ट में बात करेंगे, ठीक है। चलिए उत्तर वेदिक काल, और उत्तर वेदिक काल में हमने रत्न के बारे में पढ़ लिया था। 12 रत्न कौन-कौन से होते थे, जैसे कि हमारे पास एक राजा होता था, महिषी होती थी, गोपी रत्न होता था, पागल होता था, इन सभी को लेकर लास्ट में डिस्कशन किया था। अब चलिए आज चलिए एक बार बताइए मुझे सारी चीजें एक बार आपसे कर दी ना। चलिए अगर बात करें उत्तर वेदिक काल की, आप पढ़ेंगे सामाजिक व्यवस्था, उत्तर वेदिक काल की, उत्तर वेदिक काल की, वेदिक काल की सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। चलिए सामाजिक व्यवस्था की बात करें। देखिए उत्तर वेदिक काल में अलग-अलग जातियों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी हमारे पास शूद्र आए, क्षत्रिय आए, वैश्य आए, ये सारी चार प्रकार की जातियां निकल कर सामने आई, जो कि कर्म के आधार पर थी, तो हमें विवाहों के प्रकार देखने को मिले। इस हिसाब से पूछा है कि हमें दो प्रकार के विवाह है, दो तरीके के विवाह है, विवाह के दो तरीके, कौन-कौन से दो तरीके थे? तो 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन प्रकार 8 है, तरीके दो हैं, कौन-कौन से आप कहेंगे उत्तर वेदिक काल में, उत्तर वेदिक काल में, काल में, उत्तर वेदिक काल में दो प्रकार के विवाहों का वर्णन है। कौन-कौन से दो विवाह थे? एक अनुलोम विवाह, एक प्रतिलोम विवाह, विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। अगर मैं बात करूं इसको लेकर अनुलोम विवाह को लेकर, अनुलोम विवाह में क्या होता था? तो अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण से पुरुष होता था और निम्न वर्ण की महिला होती थी, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की महिला, इसे कहते हैं अनुलोम विवाह। वही अगर उच्च वर्ण की महिला, उच्च वर्ण से महिला और निम्न वर्ण से पुरुष, उसे कहते हैं प्रतिलोम विवाह। आपसे पूछ सकता है अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण से कौन होता था? महिला या स्त्री, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आप अगर अनुलोम विवाह का मतलब उच्च वर्ण से हमारा पुरुष होना और निम्न वर्ण से महिला होना। वहीं बात करें प्रतिलोम विवाह में उच्च वर्ण से महिला होना और निम्न वर्ण से पुरुष होना, ठीक है। चलिए तो एक बार लिखेंगे अनुलोम विवाह में, इस विवाह में उच्च वर्ण से या उच्च वर्ण से पुरुष होता था, पुरुष व निम्न वर्ण से महिला होती थी, इसे अनुलोम विवाह कहा जाता था, अनुलोम विवाह कहा जाता था। वही बात करें प्रतिलोम विवाह को लेकर, इसमें उच्च वर्ण से ना, वर्ण का मतलब आप समझ जाते हैं, उच्च वर्ण से महिला व निम्न वर्ण से पुरुष होता था, इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था, इसे प्रतिलोम विवाह कहा जाता था। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। ये हमारे पास हुआ अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह, ठीक है। लेकिन अगर अनुलोम विवाह प्रतिलोम विवाह की बात करें तो दो प्रकार की, लेकिन कुछ धर्म ग्रंथ में कैसे होते हैं? तो धर्म से रिलेटेड होते हैं ना। तो कुछ धर्म ग्रंथ में आपके कुछ धर्म ग्रंथों में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है, जैसे हमारे पास देव विवाह, पार्श्व विवाह, धर्म विवाह, आधुनिक विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह, ये सारे 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन है धर्म ग्रंथ में। तो दो प्रकार के ये हमारे जो वेदों में देखने को मिलते हैं, वेद में, तो क्योंकि हमें ऋग्वेद में है ना, ऋग्वेद में हमें 4 प्रकार के वर्ण देखने को मिलते हैं, उसके आधार पर वर्ण के आधार पर हमें दो भागों में बांटा, उच्च वर्ण और निम्न वर्ण। अगर हम ये बात करें धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन देखने को मिलता है। जैसे मैं बात करूं इसको 8 प्रकार के विवाह, पॉइंट बनाएंगे, लिखिए धर्म ग्रंथों के अनुसार, धर्म ग्रंथों के अनुसार 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन देखने को मिलता है, वर्णन देखने को मिलता है। सिंपल है। अच्छा कौन-कौन से 8 प्रकार के थे? तो आप एक बार इनके नाम लिख लेंगे, नाम लिख लेंगे सभी, ताकि आपको आसानी से समझ में। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें देव विवाह, पार्श्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, धर्म विवाह, आधुनिक विवाह, या इसे गंधर्व विवाह भी कहते हैं ना, गंधर्व, आधुनिक विवाह, जिसे गंधर्व विवाह कहा जाता था, गंधर्व विवाह। ठीक, इसके अलावा राक्षस विवाह, असुर विवाह और पिशाच विवाह और पांच विवाह। ये हमारे 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है धर्म ग्रंथ में। ये टोटल कितने हैं? टोटल 8 प्रकार के हमारे विवाह जिनका उल्लेख में धर्म ग्रंथ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक बार हेडिंग लिखेंगे, धर्म ग्रंथ के अनुसार हमें 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख देखने को मिलता है। देव विवाह, पार्श्व विवाह, प्रजापत्य विवाह, धर्म विवाह, आधुनिक विवाह, जिसे गंधर्व विवाह कहते हैं, राक्षस, असुर और पिशाच विवाह। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कीजिए, जिन्होंने पहली बार नोट डाउन किया पहली बार करेंगे उसके बाद। चलिए हाँ, आकाश में ठीक है। अच्छा आपने जब क्लास में पढ़ा था ना, तो आप जैसे नोट करने का आइडिया करना, नोट कर लिया, तो आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करके मैंने आपको बताया, उसको की पॉइंट क्लियर करो। इससे क्या होगा, आपको लगभग 7 से क्लास में याद हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया विवाहों के प्रकार, आप तुरंत एक लाइन लिखेंगे, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह, अपने मन में लगाएंगे, 8 प्रकार के विवाह उनके नाम देंगे, आपका काम हो जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपकी रिपीटेशन के साथ होती रहेगी, ऐसे आप है ना, ठीक, ऐसे आपकी क्या होती है, रिवीजन होता है, 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया। ठीक, उसके बाद आप देखेंगे कौन-कौन से यज्ञ देखने को मिलते हैं उत्तर वेदिक काल में। चलिए एक हमारे पास राजशिव यज्ञ, ऋषि अग्निहोत्री, पुत्रेष्टि, अग्निहोत्री, कुश, ये 8 प्रकार, मतलब कुछ प्रकार में यज्ञ देखने को मिलते हैं। इनसे कभी ये पूछ लेता है, ठीक है, इसमें कभी ये पूछ लेता है राजशिव यज्ञ का, देखिए एक बार समझिएगा राजशिव यज्ञ क्या होता है। एक बार बताएंगे, एक बार मुझे समझाइए, मत समझाइए, एक बार बताएंगे चीजें क्लियर सी हैं आपको, कमेंट नहीं आ पा रही मेरे पास। अब ठीक है, चलिए वीडियो देखिए, मैंने देखा वीडियो देखिए, चलिए समझिए मेरे साथ। हाँ, तो आप लिखेंगे हमारे कुछ यज्ञ जैसे राजशिव यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, उत्तरेष्टि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, अग्निहोत्री यज्ञ और कुश यज्ञ, हमारे 6 यज्ञ थे, ठीक है। अच्छा मैं बात को देखिए, एक बार समझिएगा, राजशिव यज्ञ राजा सिंहासन पर आरूढ़ होता था, सिंहासन पर बैठता था, जब राजशिव यज्ञ करता था, यानी राजशिव यज्ञ का मतलब था जैसे राजा सिंहासन पर बैठेगा तो राजशिव यज्ञ करेगा अपनी दृष्टि मतलब अपनी कैसे ताप चलाने के लिए। इसका वाजपेयी यज्ञ होता था, राजा देवी शक्तियों का इसमें आरोप होता था, देवी शक्ति मतलब इस यज्ञ को करने के बाद राजा ये बताता था जनता में कि मेरे अंदर देवी शक्ति है, अब मैं भगवान को दे दूं, छोटा बड़ा समझा, अगर मुझसे तुमने कुछ कहा भगवान नाराज हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। तो जब देवी शक्तियों का आरोप होता था राजा में तब करता था वाजपेयी यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करता था, अश्वमेध यज्ञ करता था। आपने जब आपने देखा रामायण में भगवान श्री राम ने घोड़े छोड़े थे, उन्होंने लंका से पकड़ लिया था, छोड़े थे नहीं, उसे कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ करने के बाद घोड़े छोड़ा जाता था और घोड़े जिस क्षेत्र पर जाते थे वो क्षेत्र राजा का होता जाता था। अगर उसे घोड़े को कोई रोक लिया बांध ले, घोड़े से रोक ले, तो उसका मतलब ये होता था कि जिसके घोड़े हैं जिस राजा के उसे साथ युद्ध करना पड़ेगा। अगर वो घोड़े चलते आए किसी साम्राज्य से, तो इसका मतलब होता था राजा ने बिना उस क्षेत्र को जीत लिया। तो अश्वमेध यज्ञ होता था अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। उसी तरीके से पुत्रशील पुत्र की प्राप्ति की छड़ी, आपको बताया था सुविधा और यूज किया गया, तो उत्तर वेदिक काल में ऐसा कहा जाता था कि युद्ध से पुत्र, इसलिए पुत्र की प्राप्ति को खुशी की प्राप्ति बताया गया है। ऋषि यज्ञ होता था, इसमें अकाल से युद्ध किया जाता था, ये बात पड़ा राजा का राजा देवी शक्ति थी, राजा काम नहीं कर पाया, राजा को राजा के यज्ञ करते थे, ऋषि यज्ञ ताकि अकाल से बचा सके। तो अकाल से ऋषि यज्ञ कराया जाता था, ठीक है। अकाल से कौन सा कराया जाता है, ऋषि यज्ञ। वहीं बात अग्निहोत्री यज्ञ, जब सोमदत्त की चला था, सोमदत्त मतलब नशा नहीं था, सोमदत्त मतलब एनर्जी ड्रिंक, तो सोमदत्त की चला था तब अग्निहोत्री यज्ञ कराया जाता था, उसमें पुरुष में यज्ञ कराया जाता था, पुरुष की बलि दी जाती थी, उसमें होता था पुरुष में यज्ञ, ठीक। तो एक बार लिखेंगे, एक बार आप चीज को लिखेंगे मेरे साथ। चलिए सबसे पहला जब राजा सिंहासन पर बैठता था, जब राजा सिंहासन पर बैठता था तब होता था हमारे पास राजशिव वाजपेयी जब राजा में दैवीय शक्तियों का आगमन होता था, तब होता था हमारे पास राजशिव वाजपेयी अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार के लिए होता था हमारे पास अश्वमेध यज्ञ, ठीक है। अच्छा पुत्रशील यज्ञ होता था पुत्र की इच्छा के लिए,
के लिए क्रिस्टियन अकाल किसमें, अकाल किसमें, ठीक। अग्नि उसके जब सोमरस पीसा जाता था, सोमरस पीसा जाता था, सोमरस पीसा जाता था, उसमें जब बलि, जब पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुष की बलि दी जाती थी तब होता था पुष्पमेध, ना पुष्पमेध होता था। चलिए क्लियर है। तो आप एक बार सारी चीजों के साथ क्या करना है, राष्ट्रीय वाचस्पति अश्वमेध उत्तरदेशी क्रिस्टियन न्यूज़ पुष्पमेध है, ये सात हमारे प्रकार के क्षेत्र थे, इनको नोट डाउन करिए और एक शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्टली खुद से रिपीट करके लिखिए, फिर हमारी बढ़िए। देखिए एक बार मैंने आपको बताया था वर्ण व्यवस्था को लिखना, वर्णाश्रम व्यवस्था को लेकर मिलता है, जिसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र देखने मिलते थे, जहां पर पूर्व वैदिक काल में कर्म क्या करता था, उत्तर वैदिक काल में इसके आधार पर जन्म क्या करता था, आधार जन्म। इसके अलावा उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज होती है और इसको कहा जाता है कृष्ण कायस, क्या कहा जाता है, कृष्ण कायस कहा जाता है। जैसे आज हम टैक्स देते हैं वैसे टैक्स वैदिक काल में जाता था, पूर्व वैदिक काल में टैक्स दिया जाता था उसे कहते थे बलि, उत्तर वैदिक काल में बलि कहते थे, पूर्व वैदिक काल में बलि दी जाती थी, बलि का मतलब टैक्स। बलि का मतलब क्या होता है, कुछ कमाई की संपत्ति से थोड़ा भाग दान देना, वो बलि कहता है। अब संपत्ति गाय भैंस पशु खेती इंसान कुछ भी हो सकता है, यानी आपकी संपत्ति है उससे कुछ हिस्सा दान देना, वो बलि है। जो बलि हमारी पूर्व वैदिक काल में कैसी थी, मन चाहिए थी, जो मन करे वो दे दो, वही उत्तर वैदिक काल में निश्चित कर दी गई कि आपको इतना तो दान, इतना की बलि देनी पड़ेगी, ठीक है, इतनी तो बलि देनी पड़ेगी। समझा, आपने बिल्कुल सही बात है। तो आप एक बार इस चीज को लिखेंगे, एक वर्ड लिखेंगे पहले, बलि, बलि के बारे में लिखिए, बलि क्या होती थी, बलि होता है दान, दान या किसी लिखेगा टैक्स, उसमें बलि हो सकता है कोई वर्ड, आज इसमें दान मतलब टैक्स और वैसे दान हो सकता है। बलि को हम दो भागों में बांटे, इसमें पूर्व वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल और एक बार उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में जहां हम बात करें पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में, जो पूर्व वैदिक काल था इसमें जो बलि थी वो ऐच्छिक थी, मन चाहिए थी, ऐच्छिक। यहाँ पर क्या होगी, निश्चित होगी, निश्चित निश्चित थी, राजा को निश्चित थी, बलि देनी है। अच्छा उसके अलावा एक वर्ड आता है आपको वर्णाश्रम व्यवस्था, तो इसके बारे में लिखेंगे वैदिक काल में, वैदिक काल में वर्णाश्रम व्यवस्था, वर्णाश्रम व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, कर्म के आधार पर थी, ठीक। जबकि जबकि उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में यही जन्म का आधार बना, जन्म के आधार पर बनी। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। वही बात है लोहे की खोज को लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल में ही, उत्तर वैदिक काल में ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज हुई, जिसे जिसे कृष्ण कायस, कृष्ण कायस या श्याम कायस बोला गया, या श्याम कायस बोला गया, ठीक। अच्छा उसके अलावा हम बात करें इसी को लेकर, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा हम बात करें, ये हो गया हमारे पास एक वर्ड आता है, चीजों को समझिए, एक वर्ड आता है हमारे पास पढ़ी वर्ड आता है, एक आता है निष्ठ, निष्ठ ये बड़े अच्छे वर्ड है जो एग्जाम में हमारे गणित से यूज हुआ है। पढ़ी निष्ठ और अयस, अयस इनका अर्थ बताइए, इनका अर्थ क्या था आपने इसका अर्थ हमारे पास पढ़ी का मतलब होता है व्यापारी, व्यापारी होते थे, पढ़ी स्वतंत्र व्यापारी, पढ़ी निष्ठ का यूज हुआ सोने के लिए, सोना, निष्ठ अयस का मतलब होता है धातु, अयस का मतलब होता है धातु, ये वर्ड जो पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कुछ देवताओं के बारे में, जैसे उत्तर वैदिक, पूर्व वैदिक काल में क्या था, पूर्व वैदिक काल में देवताओं को लेकर देखने को मिला, रीजन क्या था, राजा की बताया, जब राजा की बताया तो समान थे, भगवान की उत्पत्ति नहीं हुई। वही उत्तर वैदिक काल में जब राजा बताया, राजा के दिखाई में भगवान का प्रतिनिधि, तो भगवान की उत्पत्ति नहीं, जैसे इंद्र भगवान है ना, इसके अलावा वरुण भगवान, मित्र भगवान, तो इस प्रकार भगवान की उत्पत्ति देखने को मिलती है उत्तर वैदिक काल में, एक बड़े स्वरूप में। आपसे कभी पूछा है इंद्र शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है, आप लिखेंगे इंद्र शब्द का उल्लेख, इंद्र शब्द का उल्लेख, का उल्लेख ऋग्वेद में, ऋग्वेद में 250 बार हुआ है, 250 बार हुआ है, ठीक है। अच्छा तो सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन सा, आप लिखेंगे सबसे सबसे महत्वपूर्ण देवता, महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, कौन थे, इंद्र थे, ठीक है। इंद्र को ही पुरंदर बोला गया है, पुरंदर बोला गया है, बोला गया है। उसके बाद एक वर्ड आता है हमारे पास, बोलते कौन, अग्नि, अग्नि, अग्नि शब्द का उल्लेख, इनका उल्लेख, इनका उल्लेख ऋग्वेद में, उल्लेख ऋग्वेद में 200 बार है, 200 बार है। ये सेकंड सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, सबसे महत्वपूर्ण देवता थे, देवता थे, ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक आता है पूषण, पूषण पशुओं के देवता, पूषण कहलाए, पशुओं के देवता, पशुओं के देवता, देवता कौन थे, पूषण थे, ठीक। उसके अलावा एक वर्ड आता है हमारे पास, आपसे पूछता है मानव और भगवान के बीच की मध्यस्थता का काम कौन सा भगवान करते थे, भगवान, भगवान मतलब ब्रह्मा है ना, और हमारे बीच जो है ना उनके मध्यस्थता का काम करते थे, अग्नि, अग्नि को कहा गया मध्यस्थता का भगवान, ठीक। चलिए वर्ड छोड़िए, कभी कभी कुछ भी नहीं आपको नॉलेज नहीं बस, हाँ देवेश करो, देवाशीष। तो ये सारा सारा उत्तर वैदिक काल की चीजें देखने को मिलती है। उत्तर वैदिक काल में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये सारा सारा हमारे पास उत्तर वैदिक काल का पोर्शन था, जो मैंने कल पढ़ा, जो मैंने आज पढ़ा, तो फटाफट इन चीजों को नोट डाउन करिए और ये हमारा उत्तर वैदिक काल होता है कंप्लीट। ये सारी चीजें आपको याद रखनी उत्तर वैदिक काल को लेकर। मैं एक बार रिपीट करूंगा, बलि जिसका मतलब दान या टैक्स, जो ऋग्वेद में ऐच्छिक थी, उत्तर वैदिक काल में निश्चित कर दी गई। इसके अलावा ऋग्वेदिक काल में जो हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था थी वो कैसी थी, वो कर्म के आधार पर थी, उत्तर वैदिक काल में हमारी जन्म का आधार बन गई, ठीक है। लोहे की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलती है, लोहे को कृष्ण ऐसे श्याम ऐसे बोला गया है, ऐसा मतलब होता है धातु, और कृष्ण का मतलब लोहा, लोहे की धातु, निष्ठ का मतलब सोना, और का व्यापारी। वही बात है इंद्र को लेकर 250 बार वर्ड यूज हुआ है, इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। वही बात है अग्नि को लेकर 200 बार वर्णन हुआ है, और सेकंड मोस्ट देवता जो अग्नि थे। वही बात है पशुओं के देवता पूषण, पूषण के पशुओं के देवता, ठीक है। चलिए अब नीरज मैंने बोल दिया था, एक बार रिपीट देखिए ना, सारे मेरे पास एक बच्चे मैसेज आता था, तो मैंने वो क्लास लगवा दी थी। चलिए यहाँ की चीजें एक बार मुझे बता देंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी सभ्यता। उसके बाद हमारे पास आता है कौन सा, वैदिक एज, वैदिक काल, वैदिक काल, वैदिक एज। उसके बाद आता है हमारे पास महाजनपद काल, महाजनपद काल। ये हमारे पास 3 समय अब तक हमने यहाँ तक चीजों को डिस्कस किया। एक चीज मैं आपको बताना चाहूँ, देखिए जब इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने खाद्यान्न का उत्पादन किया, किसी अधिशेष किया, अधिशेष का आवश्यकता से अधिक हो जाए, जब आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उन्होंने इस व्यापार विदेश में किया। अब जब विदेश में व्यापार किया तो विदेश में मुद्रा नहीं, मुद्रा का तो समय वस्तु में जैसे आज सोने की जरूरत, हमारे पास लोहा है, हमने लोहा दिया, सोना लिया, तो क्योंकि हमारे पास संसाधन के व्यापार करने के, हमारे पास ज्ञान में चावल का चावल लिया, ज्ञान में दिया, तो हमारी आवश्यकता पूरी होती है। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने अधिशेष किया, व्यापार में मतलब खेती अधिशेष, खाद्यान्न अधिशेष मतलब है आवश्यकता से अधिक होना, जब अधिशेष किया, उसका व्यापार किया, तो एक गांव से नगर की ओर बढ़ी। आपसे पूछा भारत की पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन। कारण था कृषि, कृषि कारण कृषि में जब अधिशेष होती है, उसमें प्रचलित नहीं थे, हमारे जाति वहां पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति थे, तो वहां से टैक्स कैसे आता, हमारा सारा डिपेंडेंसी जो कृषि थी, तो उन्होंने कृषि का अधिशेष किया, आवश्यकता से अधिक कृषि हुई, उसका व्यापार विदेश में किया, अपनी जरूरतों को पूरा किया। इसीलिए उन्होंने नगरों का विकास किया। नगरों का विकास होगा जब खाद्यान्न अधिशेष होगा, तो उन्हें बेचने के लिए एक जगह होनी चाहिए। आज आप अपने समय पर देखिए, गांव में खेती करते हैं, गांव में फसल बिकती है, बिल्कुल नहीं बिकती, आप बड़ी यूज करते हैं, हमारे पास मंडी में बिकती है, और जहां मंडी में 100% कोई सिटी है ना, आप बिल्कुल उसी तरीके से जब उन्होंने कृषि अधिशेष किया तो उसे बेचने के लिए स्थान की जरूरत पड़ी, जहां सभी जगह से लोग आते हैं, रेट लगाएं, चीज को ले जाएं, और जहां पर वो रेट लगेंगे, जहां वो बेचने की चीज जाएगी, तो वहां शहर का विकास होगा, क्योंकि दूर से लोग आएंगे। तो इस प्रकार हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो प्रथम नगरीय सभ्यता के रूप में हुई। वही बात है वैदिक काल को लेकर। अब जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुई तो वैदिक एज आया। इसका मतलब ये है कि वैदिक एज इसके खत्म होने के बाद आया, जब ये समाप्त हो गई तो सीधी सी बात है, जो चीज बिल्कुल समाप्त हो गई है तो नई सिरे से वैदिक एज चलेगी, तो ग्रामीण सभ्यता के रूप में चलेगी, है ना। आप नई को लेकर पहला पेज पूरा होता है, उसी तरीके से आप याद रखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन जहां पर ठीक है, जहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन नगरीय सभ्यता के लिए उसका पतन हुआ, वैदिक एज जो शुरुआत हुई हमारी कैसी थी, ग्रामीण सभ्यता के रूप में। अब जब वैदिक एज अपने पीक पर पहुंची तो महाजनपद काल की शुरुआत हुई। तो महाजनपद काल कैसे उभरा, नगरीय सभ्यता के रूप में। तो इसका मतलब पहली नगरीय सभ्यता हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, और दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी हो गई, महाजनपद काल। तो आपसे पूछा है दूसरी नगरीय सभ्यता कौन सी है, तो वो महाजनपद काल। पहली कौन सी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर ग्रामीण सभ्यता कौन सी है, वैदिक एज। तो वैदिक एज पूरे काल में लिखी, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया। वही जनपद काल जो है वो हमारे पेज पर लिखा गया, जहां विकास हुआ वैदिक एज का, ठीक है। तो एक बार चीज को लिखेंगे मेरे साथ पॉइंट बनाकर, है ना, पॉइंट बनाकर चीज को लिखेंगे। चलिए
आप देखिए यह प्रथम नवीकृत सभ्यता थी, प्रथम नवीकृत सभ्यता थी। यह प्रथम ग्रामीण सभ्यता थी, ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद यह सेकंड नवीकृत सभ्यता थी, सभ्यता थी। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलिए ठीक है 5 मिनट टाइम देंगे आपके पास। ठीक, अच्छा आपसे पूछता है महाजनपद काल, 16 महाजनपदों से निकलना, महाजनपद पीरियड कैसे बना? देखिए परिवार, परिवार से क्या बना? परिवार से बना कुल, कुल बना। कुल से क्या बना? कुल से गांव बने थे, गांव बने थे। गांव से क्या बना था? गांव से हमारा बना था विश्व, विश्व से बना था जन, जन से बना था हमारे पास जनपद, जनपद और जनपद से बना महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद बना। ठीक है, महाजनपद इस तरीके से विकास होता है। जहां पर हम ये देखते हैं कि वैदिक एज जो है हमारा युग से सीमित था, वैदिक एज, वहीं हम देखते हैं कि हमारा महाजनपद काल, महाजनपद काल क्यों कहलाया कि बहुत से जनपद मिलकर एक जनपद बन गए, जिसे कहा गया महाजनपद पीरियड, महाजनपद काल। जो पहले जन थे उनसे बड़े जनपद, जो पहले जन थे उनसे बड़े जनपद, विश्व का विश्व तहसील थी, जनपद का जिला था, जनपद क्या बना हमारे पास? राज्य बने, और राज्य से मिलकर हमारा देश बना। तो जनपद क्या वास्तव में छोटे छोटे राज्यों का समूह है, जैसे 10 राज्यों का एक समूह, 8 राज्यों का एक समूह, 9 राज्यों का एक समूह। उस तरीके से हमारे पास 16 महाजनपद बने। कितने? 16 महाजनपद बने। टोटल जनपद महाजनपद कितने? 16 थे। ठीक, 16 महाजनपद बने। आप समझोगे इसमें 8 जिलों को शामिल कर लो, 8 जिलों के उत्तर प्रदेश के जिलों का समूह क्षेत्र है कि नहीं? तो मैं इस उत्तर प्रदेश महाजनपद कह सकता हूं। उसी तरीके से 16 महाजनपद, जैसे आगे संपर्क 28 राज्य, जैसे आगे संपर्क है 28 राज्य है। समझा? चलिए उस तरीके से क्या 16 महाजनपद थे। अच्छा आपसे पूछेगा 16 महाजनपद का उल्लेख कहां पर देखने को मिलता है? आप एक वर्ड लिखेंगे, पॉइंट बना लिखेंगे 16 महाजनपद का उल्लेख, 16 महाजनपद का उल्लेख, का उल्लेख बौद्ध बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ, अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, निकाय जैन ग्रंथ, जैन ग्रंथ, भगवती सूत्र में, भगवती सूत्र में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है, मिलता है 16 महाजनपद का उल्लेख, इसका 16 महाजनपद का। लेकिन आपसे पूछा प्रामाणिक कौन सा है? प्रामाणिक, अभी प्रामाणिक हमारे पास अंगुत्तर निकाय है। रीजन क्या है? जो भगवती सूत्र है ना, जो हमारे जैन धर्म से संबंधित है, उसके जो वर्णन देखने को मिला है, ये बताया गया है कि ये जनपद कहा, ये महाजनपद कहा, ये महाजनपद कहा। तो इसमें भगवती सूत्र में जो वर्णन है वो वर्तमान से मैच नहीं खाते, जबकि जो हमारे पास अंगुत्तर निकाय से वर्णन देखने को मिला है जगहों का, उनके जो स्थान में मैच खाते हैं। तो आपसे पूछा प्रामाणिक कौन सा है? प्रामाणिक है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र प्रामाणिक नहीं है, लेकिन कुछ भी मिल सकता है, कुछ आपसे ये भी पूछ सकता है जैन ग्रंथ के, इसमें हमें 16 महाजनपद का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप आंसर होगा भगवती सूत्र, ना भगवती सूत्र है। आप एक पॉइंट बना लीजिएगा 16 महाजनपद का, 16 महाजनपद का प्रामाणिक उल्लेख, प्रामाणिक उल्लेख अंगुत्तर निकाय को माना जाता है, अंगुत्तर निकाय को माना जाता है। माना भारत की पहली, जब पूरे कागज पर इसके होने के बाद वैदिक एज लिखा गया, पहली ग्रामीण सभ्यता के रूप में लिखी। वहीं बात जब वैदिक एज पर थी तो महाजनपद काल का उदय हुआ, तो महाजनपद काल सेकंड नवीकृत सभ्यता के रूप में होगी। तो आपसे 3 पॉइंट को लेकर पूछेगा तो आप याद रखें 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय, भगवती सूत्र दोनों में देखने को मिलता है, जिसमें भगवती सूत्र को प्रमाणिक, जबकि अंगुत्तर निकाय प्रमाणिक माना गया है, क्योंकि इसमें वर्तमान की जो स्थितियां हैं वो मैच खाती हैं। 16 महाजनपद का उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध धर्म के एक ग्रंथ में है। ठीक है, एक बार सारी चीजों को नोट डाउन करिए और कमेंट कर दीजिए, क्लियर है? अगर क्लियर है तो हमारी वीडियो बढ़िया चीज समझिए। चलिए आपको कंडीशन भी पता होनी चाहिए, कौन सा महाजनपद कहां पर था, कौन सी राजधानी थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें एक से शुरुआत करते हैं, एक से शुरुआत करते हैं। एक हमारे पास कंबोज, कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक, हाटक हाटक कुछ भी देखने मिल सकता है। तो कंबोज पहले हमारे पास कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक जो कि पाकिस्तान में था। एक गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला जो कि हमारे पाकिस्तान में था। ठीक है, दो हमारे पास पहले इनके बारे में देखिए, कंडीशन खबर है। ये हमारे पास दो है, इसका नाम हमारे पास है, ये वाला जो आपको दिखा इसका नाम हमारे पास कंबोज जिसकी राजधानी थी हाटक। इसके अलावा हाटक हाटक दोनों आपको देखने मिल सकते हैं। इसके अलावा दूसरा गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला, दोनों पाकिस्तान में, पाकिस्तान जो है इंडिया के साइड में है, पश्चिम उत्तर में, पाकिस्तान का पश्चिम उत्तर में। ठीक है, अच्छा हाटक हाटक देखने को मिला, हाटक देखने को मिला, इसलिए मैं बोल रहा हूं जगह याद हो। तो कंबोज हाटक और गांधार जो तक्षशिला और ये भारत के किस है? पाकिस्तान पश्चिम उत्तर, पाकिस्तान पूरा पश्चिम उत्तर में है। ये दोनों कहां पर? पश्चिम उत्तर में थे। तो आपको एक वर्ड समझना है, जितने भी हमारे पास महाजनपद है, जितने भी महाजनपद हमारे पास हैं उसमें से दो भारत से भारत जिनका नाम था कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार। ठीक, तो कंबोज और गांधार पश्चिम उत्तर भारत के दो कैसे थे? महाजनपद थे। ठीक है, ये दो वर्ड क्लियर हो गए। उसके बाद उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ और ये दिल्ली और हरियाणा वाला बॉर्डर था। ठीक, पांचाल जिसकी राजधानी थी अहिशत्र और ये बरेली यूपी वाला क्षेत्र था। पांचाल जिसकी राजधानी अहिशत्र और ये बरेली यूपी वाला था। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती और ये फैजाबाद वाला पोर्शन था यूपी का। है, उसके बाद मल्ल जिनकी राजधानी कुशीनगर, आपको कुशीनगर कहां पड़ता है? यूपी के पश्चिम वाले पोर्शन में पड़ता है। तो कुशीनगर की कौन सी मल्ल की कुशीनगर कुशीनगर थी और यूपी में था। काशी की कौन सी थी? काशी की बनारस, वाराणसी काशी की थी। उसके बाद यूपी में था। वज्जी की वैशाली जो कि बिहार में था। अंग महाजनपद की चंपा जो कि बिहार में था। मगध की राजधानी जो कि पटना बिहार वाला क्षेत्र था। वत्स की कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद यूपी वाला क्षेत्र था। चेदी की राजधानी शक्तिनगर जो कि हमारे एमपी में था। अवंती जिसकी राजधानी महेश्वरी ना या फिर उज्जैनी जो कि एमपी में था। उसके बाद मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, ये जयपुर राजस्थान वाला था, जयपुर राजस्थान वाला था। ठीक है, जयपुर राजस्थान वाला था। इसके अलावा बात करें नीचे को आपको दिखेगा ये वाला, ये है अशोक जिसकी राजधानी पूर्वी है कोकण, ये हमारे भारत का गोदावरी नदी का तट था, गोदावरी नदी का तट था। अच्छा एक वर्ड आप लिखेंगे, मैंने आपको 16 महाजनपद बताए हैं, 16 महाजनपद मैंने आपको लिखा दिए। आप मुझे एक चीज बताइए, यूपी में कितने थे? आप एक वर्ड बना के लिखेंगे, अच्छा बनता है। टोटल महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से 16 महाजनपदों में से महाजनपदों में से 8 महाजनपद, 8 महाजनपद यूपी में थे, यूपी में थे। ये भी आपको याद रखना है। ठीक, सबसे ज्यादा कहां पे थे? सबसे ज्यादा यूपी में थे 8 महाजनपद। ठीक, अच्छा क्लास चल रही है कहां? क्लास चल रही है कहां? कमेंट करने पर क्लास होती है क्या? क्लास क्लियर है बताना। ठीक है, अच्छा मैंने आपको बताया मात्र दो महाजनपद भारत से बाहर थे और ये पश्चिम उत्तर भारत में थे। पॉइंट बना के लिखेंगे कंबोज, कंबोज व गांधार, व गांधार भारत से बाहर, भारत से बाहर महाजनपद थे, महाजनपद थे। ठीक है, अब ये दो महाजनपद, ये दो महाजनपद, महाजनपद कहां पर थे? पश्चिम उत्तर भारत में थे, पश्चिम उत्तर भारत में थे। है ना, उस समय का भारत को मान लेते हैं, भारत को मान लेते हैं, पश्चिम उत्तर भारत में थे। ठीक है, अच्छा अगर हम उसके बाद बात करें, आपको यहाँ पर दिखेगा एक ये वाला, एक ये वाला जिसका नाम है अश्व। आप देखिए अश्व एकमात्र ऐसा महाजनपद था जो कि दक्षिण भारत में था और ये वहां पर अश्व जिसकी राजधानी पूर्वी गोदावरी नदी का तट था, एकमात्र दक्षिण भारत का महाजनपद। आप देखेंगे ये कौन सा अश्व? अश्व, अश्व जिसकी राजधानी, जिसकी राजधानी, राजधानी पूर्वी थी, पूर्वी थी। ये एकमात्र दक्षिण भारत का, भारत का महाजनपद था, महाजनपद था जो जो गोदावरी नदी के तट पर था, गोदावरी नदी के तट पर था, गोदावरी नदी के तट पर था। ठीक है, चलिए क्लियर है, कोई बात नहीं। क्लियर है, न्यूटन को मिलेगा, कमेंट करो ना, तुम एक्शन के मिलेगा, इसलिए कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, तो आप लिखिएगा इस चीज को, मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको रिपीट करूंगा, इस चीज को खुद से लिखेंगे ना, सब कुछ लिखा हुआ है एंड आई लिखने में कुछ खुद से करना सीखो। देखिए कंबोज और गांधार, कंबोज की राजधानी थी हाटक, हाटक ना हाटक, गांधार की तक्षशिला, दोनों पाकिस्तान में थे, दोनों पश्चिम उत्तर भारत में या फिर पाकिस्तान में थे, या फिर दो मात्र ऐसे महाजनपद जिनका उल्लेख भारत से बाहर देखने को मिलता है, ये थे हमारे पास कंबोज और गांधार। ठीक,
उसके बाद हमारे पास एक मैंने आपको बताया जिसकी राजधानी पूर्वी जो कि एक दक्षिण भारत का महाजनपद था और एक गोदावरी नदी का था। इसके अलावा हमारे पास जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ ये दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र था। पांचाल जिसकी राजधानी अहिष्ठा ये बरेली का क्षेत्र था। कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती फैजाबाद का क्षेत्र था यूपी का। मल्ल जिसकी राजधानी कुशीनगर यूपी का क्षेत्र था। काशी जिसकी राजधानी वाराणसी यूपी में था। बच्ची जिसकी राजधानी वैशाली बिहार में था। अंग जिसकी राजधानी चंपा बिहार में था। मगध जिसकी राजधानी राजधानी पटना बिहार का क्षेत्र था। वत्स की राजधानी कौशाम्बी इलाहाबाद यूपी का क्षेत्र था। चेरी इसकी राजधानी शक्ति नगर एमपी में था। श्रावस्ती इसकी अवंती इसकी राजधानी महेश्वरी उज्जैन मध्य प्रदेश में था। और हमारे पास मगध इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर राजस्थान था। सूचक इसकी राजधानी मथुरा सूचक मथुरा और इसके अलावा लास्ट इसकी राजधानी पुरी और हमारे पास गोदावरी नदी का था। रोहित मैं आपको अभी रोहित आपको फिर से बीमारी बनेंगे मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ बाद में बताऊंगा। ऐसे क्यों करते हो मैं सब कुछ लिखूंगा मैं सब कुछ लिखूंगा अभी सब कुछ पढ़ेंगे राजाओं के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे ना। तो ये हमारे पास डिस्कशन महाजनपद पढ़ेंगे। ये 16 महाजनपद इनकी राजधानियां आपको याद रखनी है। इनका क्षेत्र कौन सा आपको याद रखना है। 3 क्वेश्चन बनेंगे एक राजधानी को लेकर एक क्षेत्र को लेकर है ना और दूसरा मतलब राजधानी क्षेत्र। एक क्वेश्चन बनता है कि एनटीपीसी में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद नहीं था कौन सा महाजनपद नहीं था। तो ये सारा हमारा क्या है ये सारी 16 महाजनपद जिनकी आपको लोकेशन राजधानी याद रखनी है। ठीक है चलिए तो यार जो है जब ये इंसान जब सामने कुछ ले लेता है जैसे मंत्र मुग्ध होता है बुद्धि उसके बाद ऐसे करता है बार-बार कमेंट करना बताने के बाद असम की राजधानी को होता है ना। चलिए कल मेरे लिखवा दूंगा कल मेरे लिखवा दूंगा इनकी राजधानी कल इसका क्वेश्चन आपसे कुछ नोट करते हैं मैं फिर से बता देता हूं। एक जगह लिखवा दूंगा जिस सुविधा के मैंने बताया लेकिन आपको आदत है केवल राइट करने की जिंदगी समझने की कोई जरूरत नहीं है। अब जिसकी हाथ गांधा 25 लाख पाकिस्तान में उनकी राजधानी इंद्रप्रस्थ जो कि दिल्ली हरियाणा वाला क्षेत्र था। पांचाल की अहिष्ठा जो कि बरेली में था। कौशल की श्रावस्ती फैजाबाद वाला क्षेत्र। मल्ल जो कुशीनगर के मल्ल थे। काशी की बनारस थी। वज्जी की वैशाली बिहार वाला क्षेत्र था। अंग की चंपा की बिहार में था। मगध की राजधानी जो पटना बिहार में था। वत्स की कौशाम्बी जो इलाहाबाद में था। इसके अलावा चेरी शक्ति एमपी में। अवंती महेश्वरी उज्जैन राजधानी मध्य प्रदेश में। मगध से विराटनगर जयपुर राजस्थान वाला क्षेत्र। सूचक मथुरा यूपी वाला क्षेत्र। अशोक पुत्री जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाराष्ट्र वाला क्षेत्र में गोदावरी नदी का क्षेत्र। टोटल महाजनपद में से 8 महाजनपद यूपी में थे जो समाप्त थे। सबसे बड़ा महाजनपद मगध महाजनपद सबसे सही मगध था। ठीक है चलिए आगे का डिस्कस करेंगे। अभी टाइम हो चुका है। कल हम इनकी राजधानियां इनके ऑप्शन लिखेंगे और इसके अलावा कल आगे के क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। कल इनके बारे में महाजनपद का आगे मिलते हैं। जैसे आपने कालाशोक के बारे में पढ़ा विंध्याचल के बारे में पढ़ा अजातशत्रु के बारे में पढ़ा उदयन के बारे में पढ़ा होगा महापद्मा के बारे में धननंद के बारे में ये सभी डिस्कशन जो है वो महाजनपद का होता है और महाजनपद के एक से डेढ़ लेक्चर लगेगा तो परेशान मत हो कल हम लिस्ट करके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है चलिए याद करने की ट्रिक है ना मैं बता रहा हूं याद करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको फॉर्म भरा उसके बाद पेपर देने मत जाना। अब क्या होगा ये ट्रिक पेपर देने मत जाना। अब इससे क्या हुआ इससे आप बाहर हो गए एग्जाम से बाहर हो गए है ना। आपका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके बाद घास खोदी उसके बाद क्या हुआ उसके बाद मजदूरी वाली स्थिति आ गई मजदूरी उसके बाद बीबी ने लड़ना शुरू किया ठीक है। उसके बाद आपको समझ में आया अच्छे से पढ़ना था और उसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू की और डीप स्टडी की। ये ट्रिक है जो इस तरीके से वर्क करती है। ठीक है इसी तरीके से वर्क करती है और लास्ट में आप डीप पढ़ते हैं सारी चीजों को। ठीक है चलिए कल मिलते हैं ख्याल रखिएगा चलिए ख्याल रखिएगा कल मिलते हैं और इसका लिस्ट करके मैं एक जगह लिखेंगे बाकी राजाओं के बारे में बाय बाय टेक केयर ख्याल रखिएगा।